नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। पिछला वीडियो मैंने फिजिक्स के ऊपर बताया था, फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम आने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए बनाया था। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके आगे का हम पार्ट देखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से, जो पिछले बार का जो हम लोगों का सिलेबस है, फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो फिजिक्स देखिए, तो इसमें से क्या है, ऊर्जा के स्रोत अभी मैंने क्या है छोड़ दिया है इसको। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं। तो प्रकाश में मैंने जो पिछला वीडियो है मेरा, ठीक है, जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने बताया था, प्रकाश की प्रकृति बताया था, प्रकाश का परावर्तन बताया था, प्रकाश परावर्तन के क्या किए थे, मैंने नियम भी बताए थे। ठीक है, नियम भी बताए थे। आगे देखिए, उसमें समतल एवं वक्र सतह से क्या बताया था मैंने, परावर्तन, यह टॉपिक भी बता दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, समतल, उत्तल और एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। ठीक है, तो ये जो पूरा सिलेबस मैंने पिछले बार ही बताया था, जो 10th की जो सीजी बोर्ड की बुक होती है उसमें क्या है, पूरा सिलेबस आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला, पुरानी वाली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, पिछली वीडियो मैंने क्या बताया था, जो समतल उत्तल, ये जो है लिखा हुआ है, समतल उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। तो प्रतिबिंब की रचना मैंने पिछली वीडियो में समतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना बता दी थी, उसमें मैंने 5 पॉइंट बताए हुए थे। ठीक है, आज हमको देखना है उत्तल एवं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना देखेंगे इस वीडियो में। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध भी देखने वाले हैं। एक पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात करना, और यू वी और एफ है, वो जो आई दिख रहा है, वो एफ में क्या करना है, संबंध देखना है। तो आज ये जो हमारा प्रकाश का जो लिखा हुआ है परावर्तन, ये पूरा इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो आइए आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण से हमने क्या देखा था, प्रतिबिंब की रचना पिछले वीडियो में देखे। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का जो ये है, आगे का जो देखते हैं वो था, हम देखो पिछले वीडियो मैंने यहाँ तक बता दिया था, कवर हो गया था, और ये भी बताया था आप लोगों को, प्रतिबिंब रचना के नियम भी बताए थे कि इसके नियम क्योंकि हमको भी काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो से लिंकअप रहने वाला है पूरा। तो देखिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और इसमें देखते हैं आज का वीडियो क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना। ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों दर्पण से अब क्या प्रतिबिंब की रचना दिया गया है। ये पूरा क्या है, मेंस का सिलेबस है। तो हमको उतना थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो लोग इसको थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो नीचे में बता दूं, एक टेबल है, सभी की बुक में मिल जाएगा। ये टेबल को बिल्कुल आप लोग याद कर लें। ठीक है, इसको समझाऊँ अभी। वो टेबल, ये वाला टेबल है, देखिए, विभिन्न क्या है, विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के लिए सारणी दी गई है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच होती है। ठीक है, और पांचवा देखिए यहाँ पे फोकस पर होती है, छठवा देखिए फोकस और ध्रुव के बीच होती है। तो यहाँ पर जब आप वस्तु को रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी और विस्तार क्या होगा। अगर आप फॉरेस्ट रेंजर का ही सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेबल को रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको वस्तु की स्थिति दे दिया जाएगा और इन चारों या पांचों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको अगर नहीं रटना है तो मैं थोड़ा सा ऊपर में आपको समझा देता हूँ ये सब चीज़ें आती कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में बता दिया था फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। ठीक है, सब चीज़ मैंने बता दी है। आज की वीडियो हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना देखते हैं, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें देखेंगे हम विभिन्न स्थितियों में क्या करेंगे, वस्तु को रखते जाएंगे और देखेंगे उसकी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बन रही है। पिछली वीडियो मैंने आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में डिफरेंस भी बताया था, जो सिलेबस में नहीं था, लेकिन वो जानना जरूरी था, वो भी काम आने वाला है। तो पहली कंडीशन देखिए, हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना कर रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो मतलब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ, आप सिर्फ डायग्राम समझिए, इसको ध्यान मत दीजिए। इस डायग्राम को देखिए, जब भी वस्तु अनंत पर होती है, मतलब ये हमारा क्या था, दर्पण था। ठीक है, यहाँ पे फोकस है, ये है ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे कहीं पे वस्तु क्या है, अनंत पे रखेंगे हम। ठीक है, वस्तु क्या रखेंगे, अनंत पे। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अनंत से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं उनको हम लोग क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है हमारा, ये वाला कौन सा मुख्य अक्ष है, सी जो पी है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष क्या कर लेते हैं हम, समानांतर किरणें लेते हैं, और वहां से जो किरणें आती हैं परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर के जाती हैं। तो ये भी फोकस है और ये भी फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो फोकस से होकर के जाएगी, तो जो
उसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, किसका, प्रतिबिंब बनेगा ना वस्तु का। वस्तु कहीं पर रखी हुई है बाहर दूर में, क्या है, अनंत पर। यहाँ पे लिखा हुआ ना पहला टॉपिक आपका, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो हमारा जब अनंत पे वस्तु रखी रहेगी और वहाँ से किरणें चल करके आएंगी तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। एकदम कैसे बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। मैं आपको टेबल भी साथ में दिखाते चाहता हूँ। देखिए टेबल में देखिए हमारा पहला क्या था, अनंत पे रखा हमने वस्तु को, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वो सभी प्रतिबिंब यहाँ पे लगभग वास्तविक बनेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, उल्टा बनेगा, क्योंकि वस्तु ऊपर रखी गई, प्रतिबिंब नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब का विस्तार क्या होगा, बिंदु आकार का होगा। पहली कंडीशन आपकी यही है। ठीक है, क्या रखेंगे, वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर होने वाली है। आगे देखिए, ये पहली कंडीशन, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, हम वस्तु को अंदर की तरफ, मतलब मिरर के पास खसकाते हुए लेके आते जाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने वस्तु को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे ये हमारी वस्तु रखी हुई है, ए और बी। कहाँ पे रखी गई है वस्तु, केंद्र है ये सी है, और यहाँ से लेकर के आए हैं तो यहाँ अनंत के बीच में रखी हुई, केंद्र और अनंत के बीच में। तो मैंने बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है ना। 2 किरण, देखिए एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समान, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर एक किरण आई है, तो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी एक किरण हम लोगों ने क्या लिया है, दूसरी एक किरण हम लोगों ने क्या लिया है, ये वाली लिया है, जो फोकस से होकर के जाती थी और जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाएगी। देखिए ये हमारी वस्तु है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये हमारी वस्तु है। एक किरण हम लोगों ने क्या ली, मुख्य अक्ष के समानांतर ली, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के चली गई। दूसरी जो किरण ली वो हम लोगों ने क्या लिया, फोकस से होकर के जाती थी और परावर्तन के पश्चात क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। तो ये जो किरणें जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, ये क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहाँ पे रखी गई है, केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, और आपका फोकस कहाँ पे बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और केंद्र के बीच। देखिए, और क्या है, वस्तु से थोड़ा छोटा है ना, वस्तु से छोटा है। देखिए सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड होगी। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, जब वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी, तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। ये भी वास्तविक होगा, मतलब नीचे आपको दिखेगा, पर्दे पे प्राप्त भी कर सकते हैं इसको। वस्तु से उल्टा बनता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये पूरी अगर आप रट लेंगे इसको तो भी सही रहेगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशन देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वस्तु अनंत पे रहती है, धीरे धीरे करके उसको मिरर के पास लेके आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी, है ना, फिर भी हम 2 किरण लेंगे, एक क्या मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वो कहाँ से, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर क्यों जा रही है, पिछले वीडियो में मैंने पूरा इसका जो इमेज कंस्ट्रक्शन के जो नियम है मैंने बताए थे। दूसरी किरण हम लोग फिर से लेते हैं, फोकस से होकर के जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर पे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे वस्तु रखा मैं, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सेंटर पर ही बना है, और वस्तु के बराबर रहता है। ठीक है, वस्तु के बराबर रहता है, उल्टा रहता है, वास्तविक रहता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखिए, यहाँ पे डायग्राम में हम थर्ड कंडीशन में पहुँच गए हैं। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होती है, उसकी प्रकृति कैसी रहती है, वास्तविक रहता है, उल्टा रहता है और वस्तु के बराबर। पहले बिंदु आकार का था, फिर थोड़ा सा छोटा था वस्तु से, वस्तु के क्या है, बराबर हो गया। अगली कंडीशन वस्तु का बड़ा रहेगा और बहुत बड़ा होने वाला है। एक और कंडीशन देख लो, इसके आगे भी कंडीशन में बताता हूँ। जो वाली कंडीशन हो गई केंद्र पर रखने वाली, पहले केंद्र और अनंत के बीच आप केंद्र में, आप कहाँ पे ले जाएंगे इसको, अब इसको थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं वस्तु को, अब यहाँ पे लगेंगे, फोकस और केंद्र के बीच में रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच में हो, फोकस के बीच में हो। ठीक है, तब देखिए हमारा कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए, तो जो हमारा जो इमेज बनेगा, जो वस्तु रखेगी आप कहाँ पे रखेंगे, फोकस और केंद्र के बीच में रखते हैं। तो यहाँ से क्या, एक किरण समानांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए निकलेगी, दूसरी किरण फोकस से होकर के जाएगी और क्या निकलेगी, वो भी समानांतर निकलेगी। तो क्या होगा, ये वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, इसका कंडीशन नीचे देख लेंगे। पांचवी कंडीशन भी इसी में देख लीजिए। पांचवी कंडीशन क्या है हमारी, जब वस्तु क्या हो, फोकस पर हो। पहले हम लोग
केंद्र और फोकस के बीच लाए थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हम फोकस पर लेकर के आ गए हैं वस्तु को। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फोकस में आने के बीच बाद में क्या वस्तु हमारी फोकस पे ही रखी हुई है, तो एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण मिल जाएगी जो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरी और कोई यहाँ से किरण नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक किरण केंद्र से या सेंटर से होकर के आएगी और परावर्तन के पश्चात वो सेंटर से ही ऐसे आएगी और सेंटर से ही क्या है लौट जाएगी, ठीक है। तो ये दूर जाकर के आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मानते कहीं ना कहीं जाकर के दूर पे अनंत पे कहीं पर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये पांचवी कंडीशन हो गई थी। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, है ना। पांचवी फोर्थ और फिफ्थ देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर क्या होता था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता था, वास्तविक होता था, उल्टा होता था और वस्तु से बड़ा होता था। अभी मैंने फोकस पे जब रखा है वस्तु को, तो अनंत पर जाके मिलेंगे हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। यहाँ भी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनने वाला है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाली, इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। सिक्स्थ कंडीशन देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब वस्तु पहले हम लोग केंद्र पे रखे थे, फिर फोकस पे रखे, अब फोकस के भी आगे ले आए हैं, है ना। तो एक किरण जो है वो तो बिल्कुल समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर के निकल जाएगी। दूसरी फिर हम लोग सेंटर से आएगी और सेंटर से ही निकल जाएगी, है ना। तो देखिए ऐसा ये लग रहा है कि ये दूर में जाकर के ये और ऐसे फैलती जाएंगी, है ना, ये दूर होती जाएंगी, ये आपस में कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये नहीं मिलेंगी। तो इसको जब पीछे की ओर मिलाते हैं हम, तो देखते हैं वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से होकर के निकलती हैं। तो पीछे मिलाने पर एक ऐसी कंडीशन आती है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर क्या होता है, उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक ऐसी कंडीशन है अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। ये जो सिक्स कंडीशन है ना, इसकी बात हो रही है। फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी कंडीशन से अलग है। तो या तो आप थोड़ा सा जो इमेज मैंने बताया उसको याद रखिए, या तो इस टेबल को थोड़ा सा याद रखिए। इसकी 6 कंडीशन जो है उसको आपको रटना है, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना जो है इन 6 कंडीशनों में होती है। और ये कहाँ कहाँ पर बनता है ये सभी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु कहाँ पे होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो ये क्या था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। आपके सिलेबस में समतल, अवतल, उत्तल तीनों दर्पण से प्रतिबिंब की रचना दी गई है। अब देखिए समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण से मैं प्रतिबिंब की रचना बताता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने लायक है नहीं। तो देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना करते हैं। आज मैं इसमें न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ लास्ट में। जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो समानांतर किरणें आती हैं, मैंने बताया। जब वस्तु अनंत पर होगी तो मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और यहाँ से क्या होगी, समानांतर किरणें आएंगी और परावर्तन के पश्चात वो वापस लौट जाती हैं। लेकिन पीछे पर मिलाने पर ऐसा लगता है वो फोकस के पास मिल रही हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, फोकस पर बिंदु आकार का बनने वाला है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके बाद एक अनंत पर रखने के बाद कहीं पर भी वस्तु रखी हो, ठीक है, मतलब कहीं पर भी, मतलब ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और यहाँ पे बीच में चाहे फोकस में रखो चाहे सेंटर में, कहीं पर भी वस्तु आप रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है, देखिए दर्पण एवं फोकस के बीच बनने वाला है। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच बनने, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। मतलब इसमें दो ही कंडीशन, या तो अनंत पे रखोगे तो बिंदु आकार का बनेगा, सीधा और आभासी बनता है, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं इसमें, है ना। और अनंत एवं ध्रुव के बीच वस्तु कहीं पर भी हो, मतलब केंद्र में हो रखी हो, फोकस पे रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा, ठीक है। तो इसका काम कहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताई गई है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। इस कारण इसका उपयोग वाहन में पीछे की वस्तु देखने में किया जाता है। तो देखो जैसे कि आप ट्रैफिक देखते हैं ना पीछे में, तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब अपना ये वाला मिरर लगा लेते हैं उत्तल दर्पण, तो गाड़ी आप पीछे कितनी भी दूर से आ रही हो, कहीं पर भी गाड़ी आ रही हो, तो आपको क्या है, मिरर में सीधी दिखती है और उसका आभासी प्रतिबिंब दिखता है। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए क्या है, छोटे से मिरर में आप बहुत सारी चीज़ें अपनी गाड़ी के पीछे जो ट्रैफिक होता है या फिर जो आ रहे होते हैं दूसरे वाहन होते हैं, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। एक छोटे से मिरर में बहुत सारी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे दृश्य जो है पीछे कवर हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल याद रखोगे, अनंत पर बनता है और इस पर बनता है, ठीक है।
उसके बाद जो है समतल अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के बाद देखिए आपके सिलेबस में मैं बता देता हूँ और क्या दिया गया है। इसके बाद देखिए जो प्रकाश वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दर्पण में प्रतिबिंब रचना के बाद फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध दिया गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको दिया गया है। लेकिन संबंध देखने से पहले एक चीज़ इसमें और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के थोड़े से उपयोग भी हम देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ अवतल दर्पण क्या उपयोग होते हैं। दाढ़ी बनाने में शेविंग मिरर होता है। तो इसमें एक चीज़ है ना, जब फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी वाली दर्पण होना चाहिए। बड़ा फोकस दूरी कैसे बोलूँ मैं, जो लास्ट वाली जो हम लोग कंडीशन देखें ना, 6th वाली, अगर हम अपने फेस को ध्रुव मतलब उसके जो पोल है P और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सामने की ओर वस्तु से हमसे बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो उस कंडीशन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, शेविंग मिरर के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और सेकंड देखिए, डॉक्टरों के द्वारा नाक, गला इत्यादि की जांच करने में जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। और देखिए सर्च लाइट में भी होता है, सोलर कुकर में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट हो गया, वाहनों के लैंप जो सामने हो गए ना, वहाँ पे क्या करते हैं, परावर्ती लैंप के, वाहनों के लिए परावर्ती लैंप के रूप में जो सामने के जो सर्च लाइट हो गया वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए उत्तल दर्पण के थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण केवल 2 ही उपयोग है। मोटर वाहनों, जो भी मैंने बताया आपको, पीछे ट्रैफिक देखने के लिए काम आता है। दूसरा जो सड़क व चौराहे पर लगी जो बत्तियां परावर्तक रैंप के रूप में भी क्या है, इसका उपयोग करते हैं। पुराने ज़माने में जो सड़क पे जो लाइट लगी होती थी रेड वाली, उस टाइम, आजकल तो LED लाइट्स आ गई है, तो वहाँ पे क्या होता था, उत्तल दर्पण का उपयोग होता था। तो ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, इसलिए मैंने आपको बता दिए। ठीक है। दर्पणों की पहचान करना, ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके 2 कंडीशन होते हैं बताया दर्पण को पहचान करने के लिए। पहला क्या है, प्रतिबिंब देखकर, मैंने आपको इतने सारे प्रतिबिंब बताए हैं। दूसरा क्या है, स्पर्श करके, अगर उनको छुएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा वो बराबर प्लेन है कि दबा हुआ है या उभरा हुआ है, तो वहाँ से आप दर्पण की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आपका सिलेबस का चीज़ आ गया जो हमको पढ़ना था। गोरी दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है। तो फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को या हम लोग बड़ा R भी ले सकते हैं या स्मॉल r भी ले सकते हैं। R से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या को डिनोट करते हैं। तो जो लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वहाँ से तो ये 4 नंबर 8 नंबर बड़े नंबरों में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पूरा इसमें डेरिवेशन करना पड़ता है। ठीक है। ये जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये पूरा उसका क्या डेरिवेशन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या काम का, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ ये काम का है, F = R/2। ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इस डायग्राम में देखो, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इस डायग्राम में देखो, ये जो C से लेके P तक की दूरी है ना, ये टोटल है आपकी त्रिज्या R है ना। और ये P से लेके F तक की जो ये छोटी दूरी दिख रही है, ये वाली क्या है, ये आपकी फोकस दूरी है F। त्रिज्या का देखो हमारा संबंध क्या होता है, F = क्या होता है, R/2। मतलब ये जो F हो गया, ये P और F के बीच की दूरी हो गई ये वाली। ठीक है। ये कितनी होती है, R की आधी होती है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं, जो F जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है F वाला, ये किसके बीच में स्थित होता है, C और P के बीच में। करेक्ट क्या है, मिड पॉइंट पे ये F स्थित होता है। तभी क्या होता है, F = R/2। जब भी हम क्या करेंगे, अगर हमको फोकस दूरी दी होगी तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं डबल करके, और त्रिज्या अगर दी होगी तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं R/2 करके। तो सेम यही रिलेशन जो होता है अवतल दर्पण के लिए होता है, सेम यही रिलेशन जो होता है वो उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। ये देखिए F = R/2। मेंस के लोग क्या करेंगे, पूरा इसको डिनोट करेंगे। इसमें संगत कोण का यूज़ होता है, शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण का, वो सब का यूज़ होता है। इसको हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। ठीक है। यहाँ पे सब एंगल I और एंगल R का ये सब यूज़ होता है इसमें, है ना। तो उसको अभी हम लोग रहने देते हैं। हमको क्या याद रखना है, फोकस दूरी में संबंध याद रखना है। F = क्या होता है, R/2 होता है। देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा भी गया है, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे देखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी आपके सिलेबस में नहीं है, फोकस दूरी में संबंध बस था। ठीक है। चिन्ह परिपाटी, लेकिन चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। जब आप इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। ठीक है। देखो
पहला देखिए, प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित हुई मानी जाती हैं। जो भी आपका जैसे मिरर होगा तो ठीक है, चाहे ऐसा मिरर चाहे कोई मिरर, तो बाईं ओर से ही क्या करना है आपको, प्रकाश किरण को आपतित करवाना है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी देखिए, सभी दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो दर्पण का जो पोल होगा ना, वहाँ से क्या होगा, सभी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। देखो ये जैसे ये दर्पण हो गया, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये जैसे ये आपका मिरर हो गया, तो यहाँ से हम लोग ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे P होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या, आपतित किरण, थर्ड पॉइंट है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं। जैसे कि ये आपका मिरर हो गया, यहाँ से किरणें आ रही हैं ना, ये तो मान लो मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से किरणें आ रही हैं, तो इधर वाला जो दिशा होगी यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और अगर ऐसे विपरीत दिशा में मानेंगे तो हम क्या लेंगे, निगेटिव डिस्टेंस लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो निगेटिव डिस्टेंस, इधर धनात्मक लिखा हुआ है, ठीक है। और वस्तु की लंबाई को धनात्मक लेंगे, और प्रतिबिंब की लंबाई अगर नीचे बनेगा तो क्या होंगे, उसको ऋणात्मक लेंगे। इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। वैसे ही अगर आपतित किरण की दिशा ऐसी है ना, तो यहाँ से जो डिस्टेंस नापेंगे, इधर पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगा ये देखो, और इधर जो डिस्टेंस नापेंगे वो ऋणात्मक रहेगा। ऊपर वाला जो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई और उसकी लंबाई पॉजिटिव रहेगी, और इसकी निगेटिव रहेगी, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके देखो सिलेबस में था, हमको क्या देखना है, फोकस दूरी f दर्पण, ठीक है, दर्पण के सूत्र की स्थापना या दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं, u, व प्रतिबिंब की दूरी को v लेते हैं, ठीक है। ये तीनों में संबंध आपको निकालना है, तो u v। तो आगे देखते हैं UVF में संबंध देखना है, ये आपके सिलेबस में है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी जब हम लेंगे, वस्तु याद रखिए U रहता है, और जब दर्पण के ध्रुव से हम प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो V रहता है। दोनों ही माइनस में रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको चिन्ह परिपाटी बताया है। ये अगर दर्पण है, अवतल दर्पण की बात करेंगे, तो जब वस्तु यहाँ कहीं रखी जाएगी तो लंबाई उसकी धनात्मक रहती है, लेकिन हम लोग क्या है, आपतित किरण की दिशा ये है, और हम लोग क्या है, किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी, तो उसी दिशा में अगर नापेंगे, जब हमारा प्रतिबिंब इधर बनेगा तब हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन हमारा वस्तु भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर है, तो दोनों की क्या है, ऋणात्मक आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी भी -u है, और प्रतिबिंब की जब बात करेंगे तो उसको v लेते हैं, वो भी -v होता है। तो इसके हमको दूरी में संबंध पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, ये मेंस में काम आता है, फिजिक्स के डेरिवेशन आ सकता है। हमको क्या संबंध देख लेना है। संबंध हम यहाँ से देख लेते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। इसको बिल्कुल याद रखिए, यहाँ से हम लोग अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी क्या लेंगे, हम सूत्र की रचना करेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से भी मैं आपको डेरिवेशन इतनी लंबी नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, संबंध देख लेते हैं। दोनों के लिए क्या है, एक ही चीज़ों का एक ही चीज़ है, एक ही संबंध है, 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है संबंध u, v और f में, ठीक है। दोनों के लिए एक ही संबंध होता है। रेखीय आवर्धन भी दिया हुआ था बुक में, मैंने इसका भी यहाँ पे PDF में फ़ोटो ले लिया है। देखिए कभी आपको एग्जाम में आया, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। कभी आगे क्या होता है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये भी आपको किस में काम आने वाला है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के आपसे रेखीय आवर्धन जो होता है, ये देखो वो जब चिन्ह परिपाटी का यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, या 1 से अधिक हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में जो रेखीय आवर्धन है सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। इसको चीज़ को याद रखिए, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। रेखीय आवर्धन हो गया, और इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अब काम आएगा। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, थोड़ा इसको देखिए। संयुग्मी फोकस क्या होता है, कंजुगेट फोकस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जैसे कि मान लो ये एक दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसमें कोई भी ऐसे 2 बिंदु का जोड़ा हो गया, ठीक है। ये जैसे एक बिंदु ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ पे हो गया है ना। तो 2 बिंदुओं का जोड़ा, कोई भी ऐसे 2 बिंदुओं का जोड़ा, जहाँ का अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखें, यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने, यहाँ पे बने। दूसरा हम क्या करें, अगर सेम वैसे ही रहे, है ना, सेम वैसा ही रहे, और हमारा ये दर्पण है,
और अगर हम वस्तु को पहले यहाँ पे रखते थे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था। अब हम कहते हैं अगर वस्तु को यहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बने। ठीक है, तो इसमें इन जो बिंदुओं जैसे प्राप्त होंगे हमको, उनके जो जोड़े को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब वस्तु को कहीं किसी एक बिंदु पे रखो तो उसका प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो, और जब उस वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखो तो उसका प्रतिबिंब क्या है, पहले बिंदु पे प्राप्त हो। तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं मुख्य अक्ष पर, ठीक है, अवतल दर्पण में, तो उसको हम कहते हैं संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोकस। तो इसमें ये याद रखना है, जो संयुग्मी फोकस जो जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होते हैं, और हमेशा केवल ये क्या होते हैं, अवतल दर्पण में ही हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि सिलेबस में नहीं दिया गया है। आगे देखिए, मैं आपको और बताता हूँ। ये जो है ये आप काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। जो एक पिन 2 पिन वाला आपको दिया गया ना सिलेबस में, उसमें भी क्या होता है, बस वो डेरिवेशन ही सॉल्व होती है, ये वाली है ना। तो आज का जो आपका ये सिलेबस है वो पूरा लगभग पूरा ख़त्म हो गया है ना। मैंने मतलब ये सिलेबस मतलब कि प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर है ना, पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, हम थोड़ा सा आंकिक प्रश्न करके देखते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आगे है। मैंने इस प्रकाश का परावर्तन वाला जो आपका फिजिक्स में जो सिलेबस है वो पूरा खत्म हो गया है आज। तो यदि कोई अवतल दर्पण के ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने क्या दिखा है, F=R/2 दिखा है, संबंध आपको पता है। तो क्या करना है, 40/2 कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है, मतलब R दिया गया है, और फोकस दूरी मतलब F पूछा हुआ है, तो R/2 कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लेते हैं हम। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, ये जैसे कि दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पे क्या हो गया, आपका पोल हो गया है ना, ध्रुव हो गया। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ की बात हो रही है ना, ये क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी हो गई आपसे, आपकी 30 सेंटीमीटर की जो दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु पर ही बनता है। क्या बोल रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो आपको जैसे ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि एक ही कंडीशन ऐसी बन रही थी, मैंने बताया था आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, ठीक है, वो कौन सी कंडीशन थी, ये देखिए हमको वो चार्ट में निकालना है। देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना है कि वक्रता केंद्र पर क्या है, वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको दिखाने के लिए है इतना ही पीछे में गया था इस PDF में, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, इसको नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी ज्ञात करना, फोकस दूरी तो आप तुरंत ज्ञात कर लेंगे, F=R/2 का फॉर्मूला लगाइए, 30/2 करिए और क्या आ जाएगा, आपकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन आपको रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो रेखीय आवर्धन का मैंने फॉर्मूला बताया, M=-V/U। प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो -30/30, तो रेखीय आवर्धन क्या हो गया, -1 आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको रेखीय आवर्धन कैसे निकालना है आपको पता चल गया। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो U का मान जो दिए, U क्या होता है, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है, और V क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, और V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है ना। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है, तो U का वैल्यू क्या होगी, -15, और V की वैल्यू क्या होगी, -30। माइनस क्यों ले रहे हैं, मैंने इसीलिए क्या बताया है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। यहाँ से पोल से क्या लेते हैं, यहाँ से रेज आती हैं, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बातें हो रही हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हम मेजर कर रहे हैं पोल से, इसीलिए क्या है, दोनों के बीच में माइनस लिया गया है। तो बस ये फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे क्या करना है, आपको F की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दीजिए और U की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। देखो -30 -15 आपने पुट कर दिया है, यहाँ पे क्या, दोनों का एलसीएम लीजिए और F क्या आ जाएगा, 1
-1/10। तो यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो जाएगा, फोकस एफ इक्वल टू क्या, -10। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको क्या है फॉर्मूला याद रखना है और क्या याद रखना है कि v की वैल्यू कौन सी है और u की वैल्यू कौन सी है। v क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, और u क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, 10th की बुक के पूरे न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ। एक अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब ये किस प्रकार का, छठवीं कंडीशन की बात हो रही है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, तो देखो आभासी प्रतिबिंब मतलब ये देखो, ये ऐसा दर्पण होगा आपका, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या कह रहा है, दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब, या दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी ये वस्तु रखी हुई है, ये 5 ले लो आप सेंटीमीटर दूरी है ना। अब प्रतिबिंब सीधा तथा दर्पण के पीछे, सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में क्या एक ही कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा ही बनता है, हमको पता है। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर हो गया है ना। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे u की वैल्यू क्या लिया है, -5 लिया, क्योंकि मैंने बताया है रेज इधर से आती हैं और अपोजिट में लेते हैं तो माइनस लेते हैं साइन, और लेकिन रेज के दिशा में ही ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है +10 लिया हुआ है v की लंबाई। तो क्या है, बस आपको जब ये पॉजिटिव और निगेटिव लेना आ जाएगा ठीक से, तो आप किसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, और f इक्वल टू फिर से क्या आ गया आपकी वैल्यू -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ करके v और u का चिन्ह परिपाटी ज्ञात करना। अगर जो मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको बताया, अगर आपने ये बना ले रहे हैं डायग्राम, तो आपसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू आपको दी गई है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण आपका हो गया, इसका वक्रता त्रिज्या मतलब इस सेंटर से बात हो रही है। ठीक है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर हो गया है ना। 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं कोई वस्तु रखी होगी। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए u की वैल्यू क्या हो गई, वस्तु है -20 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्या है, ये 20 है पूरा, यहाँ से ये वस्तु का ना ये पूरा 20 है, और ये इतना क्या है, ये 10 है ना, क्योंकि ये c है, ये आपका c है। तो देखिए u की वैल्यू -20 हो गई, r की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर, तो आप फोकस दूरी f निकाल लेंगे। f यहाँ कहीं आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह f हो गया बीच वाला, 5 सेंटीमीटर ऋणात्मक होगा, क्योंकि सभी दूरी क्या है यहाँ से उल्टा ले रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ ले रहे हैं ना, इसीलिए। तो इसके फॉर्मूले में आप रख के देखिए, -20 -5, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/3 आ जाएगी। और v क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला देखिए, -v/u होता है ना। ये वाला लाइन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया था, उसको हटाइए, ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। u की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, आपने f की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से क्या रखेंगे, जब पुट कर देंगे u और f की वैल्यू, तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी -20/3। ठीक है, -20/3। तो रेखीय आवर्धन आप क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाला, प्रतिबिंब का आकार भी निकालने के लिए गया है, कि कहा गया है आपसे, इसलिए क्या है रेखीय आवर्धन भी निकालना पड़ेगा आपको। तो v की वैल्यू -20/3 डिवाइड बाई u कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 बचेगा। तो रेखीय आवर्धन -1/3 हो गया। तो अब देखिए, अतः प्रतिबिंब है ना, तो जब एक मिनट, तो जब क्या करेंगे, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे 20/3, तो 6 सही आएगा, और क्या बचेगा, 2/3 बचेगा है ना, 2/3। इसको डिवाइड करने से, इसको सॉल्व करने से, अतः प्रतिबिंब 6 सही 2/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और इसका आकार वस्तु के आकार का 1/3 होगा। ये जो है, ये वस्तु के आकार से बताया ना, जो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात होता है। तो 1/3 क्या है, अतः यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा भी होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना, ये वैल्यू माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन इसका।
4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु का अवतल दर्पण के से 150 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ पे क्या वस्तु की लंबाई दी हुई है, ठीक है, ए और बी की क्या लंबाई दी हुई है, ना कि दर्पण से दूरी दी गई है, ठीक है। दर्पण से दूरी कितनी है 150 सेंटीमीटर, वो अलग है। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए तो आपको u की वैल्यू मिल गई -150 सेंटीमीटर, ठीक है। r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी है, f की वैल्यू आपने निकाली 25 सेंटीमीटर, क्या है ऋणात्मक होने वाली है। 25 सेंटीमीटर मिल गई, r 50 सेंटीमीटर और u मिल गया। तो उस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v की वैल्यू मिल जाएगी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर v की वैल्यू मिल गई है। प्रतिबिंब क्या है दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब एक किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा, प्लस में है, मतलब आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर से बन रहा है ना। सॉरी यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो सूत्र में इसको आप लोग रख दीजिए 1/v + 1/u + 1/f से, तो v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपको यहाँ से 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, है ना। v की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर। अब रेखीय आवर्धन देखिए -v/u होता है, तो -v/u करने से क्या मिलेगा आपको -30, और u की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है 150, तो -1/5। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए, प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, क्योंकि आपको पहले ही क्या यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 4 दिया हुआ था, उसकी लंबाई है ना, वस्तु की लंबाई, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -0.08 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट में देखिए, ये लास्ट आ गया है हमारे वीडियो का थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य में जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश की घटना मैंने बताया था, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण में पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश की गति को प्रकाश की गति संबंध प्लैंक थ्योरी महत्वपूर्ण है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको क्या कर सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे भी आप लोग प्रति सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी ले सकते हैं। तो ये भी याद रखना, रोमर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या थी प्रकाश की गणना करी थी, प्रकाश की चाल की गणना करी थी, ठीक है। तो ये भी देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सामान्यतः उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या सीधा होता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हों और उनके बीच में बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। मतलब 2 ऐसे दर्पण रखे हुए हैं, समानांतर हैं एक दूसरे के, कैसे एक दर्पण यहाँ है, एक दर्पण यहाँ है, तो समानांतर है, बीच में कोई वस्तु ऐसे रख दी जाएगी तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। यदि दर्पण के बीच झुकाव, मतलब कोई एंगल में क्या है दर्पण झुके होंगे, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 360 / θ -1 होगी। एक्चुअली में क्या है, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे तो क्या होता है, आप सिर्फ क्या कीजिए 360 / θ कीजिए। थीटा क्या रहेगा, जिस एंगल में क्या है दर्पण झुके हुए हैं। अगर संख्या सम आती है, मतलब सम संख्या आती है, तो आप क्या करेंगे -1 करेंगे, है ना। अगर 360 आप डिवाइड, देखो क्या है, अगर 360 डिवाइड आपने थीटा किया, ठीक है, तो आपको कोई सम संख्या मिली, ठीक है, मतलब 6 मिला या 8 मिला, सम संख्या मिली, तो आप क्या करेंगे माइनस उसमें 1 घटाकर देंगे, ठीक है। अगर 360 डिवाइड आपने थीटा किया और क्या सम संख्या ने विषम संख्या मिली, तो क्या जो विषम संख्या होगी क्या होगी, वही क्या होगी, जो विषम संख्या होगी वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर विषम संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी 360 डिवाइड θ ही रहने वाली है। एक लास्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का रंग उस वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी कलर होता है, ठीक है, जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो होप सो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है, और आपका परावर्तन वाला ये आपका जो चैप्टर जो था फिजिक्स में परावर्तन वाला ये भी कंप्लीट हो गया है। गोली दर्पण के ये तीनों मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये वाला तो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन काम आता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो होप सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी फॉरेस्ट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको भी PDF बना के आपसे सॉल्व करवाऊँगा। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।